मेरी माँ ठंड में भी बाहर सोई थी। एक रात मैंने कमरे के बाहर देखा, माँ की चारपाई हिल रही थी। मैं जैसे ही माँ के करीब गई तो मेरे होश उड़ गए। माँ और चाचा, माँ हमें अंदर सुलाकर खुद बाहर। मेरे बाबा को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो चाचा ने हमें रोक लिया था और मन से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वह अपनी बीवी से ज्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। ये वजह थी कि चाची मेरी माँ पर शक करती थीं कि इनका मेरे चाचा से कोई चक्कर है, और फिर चाची ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बनती थी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और हम दोनों को बातें भी सुनाती। चाची कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही हमारे काम में कमी निकालती, कभी कहती कि ठीक नहीं किया तो कभी कहती वह काम बिगाड़ दिया है। ऐसे मेरी जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। ऊपर से चाची की 2 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वह भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता शहरा जो थे चाचा ही थे। चाचा मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर चाची से यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से बाबा का देहांत हुआ था, चाचा मेरे और माँ के लिए अलग से फ्रूट लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लेकर आते थे। मगर चाची हमसे वह फ्रूट तक छीन कर ले जाया करती थीं। वह कहती थीं कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो यह अलग अलग फ्रूट लाने का रिवाज नहीं करना चाहिए। और फिर हमें फलों के छिलके देखने ही नसीब होते थे और मैं वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आए तो मैं काम करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगें दबाने लगी थी जब चाची आ गई और कहने लगी, कोमल, फिर से लेट गई हो? किचन कौन देखेगा? मैं तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों का बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चाची एकदम चौंक पड़ी। वह कहने लगी कि तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को इस घर से जाने नहीं देते। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करूं। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछो कि आपके अंदर का शैतान आपसे कब तक खत्म होगा। दरअसल जब मेरे बाबा थे तो खूब कमाया करते थे। मेरे चाचा से ज्यादा मेरे बाबा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। यह सब देखकर चाची जलन का शिकार होती रहती थी। तब हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि मेरे पापा का देहांत हो गया। माँ अब तक सदमे में थीं। चाची ने होशियारी से बाबा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में ही नहीं थे। बाबा का कारोबार डूबने वाला था तो चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथ पैर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी, आपके पैसे हैं, आपको इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, आपकी मर्जी है। चाचा अपना काम छोड़कर बाबा का बिजनेस संभाल रहे थे। मेरे चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। यह सब देखकर तो चाची का दिल जलकर रह गया था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। चाची ने चाचा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। रोज चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी और कोमल पर इतनी मेहरबानी किए हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन माँ चाची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से ना निकला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चाचा ने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें यह बात करनी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चाची डर गई थीं। उसके बाद उन्होंने फिर कभी यह बात अपने मुंह से नहीं निकाली, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वह भी कभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए चाची ने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाची ने तो चाचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर दिया था कि जो महीने भर का खर्चा लाकर माँ के हाथ में रखते थे उन्होंने वह भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चाची के मन चोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चाचा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को चाचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा,
चाचा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चाचा कहने लगे, बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊं। कहने लगे थे कि बेटी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। इस वक्त चाची हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थीं। वह जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वह मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी भाभी के लिए कैसे फौरन से निकल रहे हो चाचा। कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हो, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी। तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो, अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो इंसान होता है जो मेहनत करता है। चाची ने जब चाचा के मुंह से यह अल्फाज सुना तो उनका रंग उड़ गया। वह कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई थीं। चाचा ने मुझे 10,000 दिए थे और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना। मैं चाचा को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, धन्यवाद हो तुम्हारे चाचा का, जिन्हें अपनी बीवी की तो मालूम है। मैंने कहा कि माँ, मुझे भी इस बात की तसल्ली है। हाँ, कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, ये कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, सारा दिन हमें बेइज्जत करती है, इससे बड़ा और वह क्या करेगी। मैं कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो। मैं माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात में मैं और माँ बहुत सुकून से सोए थे, इस बात से बेखबर की आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर खुली थी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चाची खड़ी थी। वह मुझे औंकार नजरों से देख रही थी। पीछे ही चाचा भी चले आए थे। चाची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं। मैं बोली, नहीं। मैं सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। चाचा ने खुद ही कल रात माँ के इलाज के लिए 10,000 दिए थे। कहने लगी, बस ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चाची ने हमारे कमरे की सारी चीज उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारे अलमारी खोली, सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चाची ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में उछलते हुए कहने लगी, कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं। मैं तो यह सब देखकर घबरा गई थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चाची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ से आए। चाची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बेटी ने जेवर यहां लेकर आई है। माँ कहने लगी, मैं चोर नहीं हूं और ना ही मेरी बेटी चोर है। चाचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थी। वह कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी का जेवर यहाँ क्या कर रहा है। चाची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और चाचा का वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वह कहने लगी, यह वॉलेट है जो मैं और मेरे पति सुबह से तलाश कर रहे थे। हमें तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर आई होगी। मुझे सब पता है, तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। लेकिन मेरे चाच कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे कि मेरी भाभी चोर नहीं है और ना ही मेरी भाई की बेटी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता था कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज लेकर यहां से फरार होने का इरादा बना रही हैं। चाचा का चेहरा लाल हो चुका था। वह कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चाची कहने लगी, मैं अब और दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। चाचा चुप थे। चाची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके उनको हवाले करती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। जैसे भी हैं, ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चाची गुस्से से कहने लगी, आज भी आपको उन दोनों की ही तरफदारी कर रहे हैं। चाचा चुप रहे। चाची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी को पुलिस के हवाले ना करूं, उन्हें घर से निकाल दो। मैं अब उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चाचा का चेहरा उतर गया था। वह आगे बढ़े और माँ से कहने लगे, भाभी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और कोमल ने इस तरह की हरकत ना की होती तो मेरी बीवी के मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकलने को कहती। गलती अब आपकी है और आपकी बेटी की है।
मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतर इसी में है आप इस घर से चली जाए ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना कर सके। मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वह जिंदगी में पहली बार चाचा के सामने बोल रही थी। वह कहने लगी, जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे पति ने बनाया था। एहसान फरामोश की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो सारी हदें पर कर चुके हो। तुमने मेरे पति के घर पर कब्जा किया है। मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया। मैं भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रख हमसे पूरे घर का काम करवाया। मैं फिर भी चुप रही, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज थी, मगर चाचा कहने लगे, भाभी आपकी जी फैमिली में रह रही है। अगर मैं आपके पति का बिजनेस ना संभलता होता तो क्या वह इस मुकाम पर होता, बल्कि वह कब का डूब गया होता और आप यह घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत बिना रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गायब है। यकीनन वह अपने चोरी किया होगा। ये बात सुनकर चाचा आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वह कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर चोर हैं। चाचा कहने लगे, आप तो अपनी जिंदगी गुजर चुकी हैं। अब अपनी बेटी का सोचो। बेहतरीन इसी में है कि आप घर छोड़कर चली जाए। आपको नहीं पता कि थानों में क्या शोक होता है। चाचा ने माँ को इस कदर डराया था कि वह अपने और मेरे 2 जोड़े बाग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और माँ बेटी अंत पर पहुंच गए थे। दिल था कि कम से पता जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारा हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से बाबा मारे थे हमें कभी हमारा हक मिल ही नहीं पाया था। अब असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। मन कहने लगी, बेटी अब हम कहाँ जाएंगे? जब से बाबा हमारी जिंदगी से गए थे, चाचा ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर मन की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला था। मैं भी खामोश और मन भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम अकेली औरतों को अजीब नजरों से देखने लगे थे। तब मन कहने लगी, बेटी हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुंचे तो हमें एक घर नजर आया। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए अच्छी है। सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ, आज हम इस घर में चलते हैं। मैं और इस माँ इस घर में दाखिल हो चुके थे। वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। माँ और मैं जमीन पर ही बैठ गए थे। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वह कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है, आपका कसूर नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। रब उन लोगों से हिसाब लगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। मैं खामोश रही थी। मैं और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही मन को मैंने महसूस किया कि माँ को बेचैनी सी है। कभी उठकर खड़ी हो जाती थी, तभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है? माँ थक गई है। आप क्या? माँ ने नहीं। मैं सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा वजूद पसीने से लटपट था। उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते बेहोश हो गई थी। मैं बोली, माँ क्या हो गया है? आपको आंखें खोलो। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब ना दिया। वह जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं जल्दी से माँ की नब्ज को देखी। वह भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मैरिज है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को जुबान के नीचे रखने वाली गोली को कहा था। मेरे पास इस वक्त गोली मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लेता आई और भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से जल्दी करीबी मेडिकल पहुंचाना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भगती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे तो आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा बहुत तेजी से दिल धड़कने लगा था। वह कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत भगाओ। मैं उनकी बात सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ और तेज कर ली थी। मगर वह भी कहाँ रुकने वाले थे। वह भी मेरे पीछे ही भागते रहे और मैं रब से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था। टांगें
कांप रही थी, मगर वह लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया था। वह कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल राहत हो गया था। रात के इस वक्त कब्रिस्तान में मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह भी करना पड़ गया था। कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। अगर यह देखकर तो मेरी हैरत की इम्तिहान आ रही थी कि वह दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई खबर नजर आई। मैं आवारा लड़कों की नजरों से ओझल होने के लिए रोती हुई कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूं, और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज आती जा रही थी और साथ ही साथ में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि अगर ये लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये बात सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी। वह फिर दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो वह वापस चले गए थे। मैं अच्छे से सांस लेने लगी थी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज पर लगा। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा हो। अगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं जब इस कपड़े को खोली तो उसमें मुझे पैसे और जेवरात नजर आए थे। इसमें जेवरात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे थे। मैंने वह उठा लिए और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। फिर वही जगह पर वापस आ गई थी जहां रात माँ को छोड़कर गई थी। यह देखकर हैरान रह गई थी कि वहां पर औरतें मौजूद थीं जो माँ का ख्याल रख रही थीं। मैं आगे बढ़ी तो देखकर माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, आप कौन हैं? वह दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नजरें इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। सारी बात समझ में आ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है, मुझे भी। डॉक्टर ने जुबान के नीचे रखने वाली गोली के लिए बोला है। मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं वह गोली निकालकर उसकी जुबान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। रब इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहां से उसने सोचा भी नहीं हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैं उन औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई थी। मन कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं आप चुपचाप रहो। मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। कमरा बुक करवाया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया था, पर उसके सामने वह गठरी खोलकर रख दी हमने। जब वह कागजात खोले तो इस पर जो तारीख लिखी थी उसे देखकर हैरान रह गए। यह जेवरात किसी 70-80 साल पहले सुरक्षा के लिए कब्र में छुपाए गए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीजों का मालिक तो मर गया होगा। तब माँ कहने लगी, अब हम यह चीज रख सकते हैं। फिर हमने जेवरात बेच दिए थे। वह इतने ज्यादा महंगे थे कि हमने अपने लिए नया घर भी ले लिया था। तब माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सुलूक करने वालों को माफ नहीं करूंगी। माँ ने कहा कि मैं चाचा और चाची पर कैस करना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मैं चाचा और चाची पर कैस किया और पैसे देकर एक अच्छा वकील रख लिया था। फिर कुछ वक्त में ही हम यह कैस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चाची अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी चाची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चाकी ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है। अपना किया हुआ लौटकर सामने जरूर आता है। यह बात हमेशा ध्यान रखे। धन्यवाद दोस्तों।